हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। और मेरी कोचिंग का नाम है टीएनएस कोचिंग सेंटर जादवपुर, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ क्लास 9 से लेकर 12 तक। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो बिहार बोर्ड का है स्पेशली, उसका आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वही हमारा पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमारा इकाई 1 है, पहला चैप्टर। और शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गैरीबाल्डी के बारे में, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा जर्मनी का एकीकरण। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण से संबंधित ही है गैरीबाल्डी। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है जर्मनी का एकीकरण, जो दोनों एक ही टाइम पे हुआ था। मतलब इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों एक ही टाइम पे हुआ था। तो बढ़ते हैं, गैरीबाल्डी को समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करें, और अपना सजेशन, अपना सलाह कमेंट बॉक्स में दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, टाइम ज़्यादा न लगाते हुए गैरीबाल्डी के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग लिखा हुआ है गैरीबाल्डी। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करता था। देखिए, यहाँ पे नीचे बहुत सारे पिक्चर जो लगाए गए हैं, इसमें सेकंड नंबर, यानी ये जो 2 नंबर आप पिक्चर देख रहे हो, ये गैरीबाल्डी है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यही गैरीबाल्डी है। और ये एक महान क्रांतिकारी था। ठीक है, क्रांतिकारी का अर्थ होता है कि जो अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश को की स्वतंत्रता के लिए अगर किसी के खिलाफ, शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है तो उसे क्रांतिकारी कहा जाता है। जैसे कि जब हमारा देश गुलाम था तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग क्या थे? ये सभी क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इटली में गैरीबाल्डी भी क्रांतिकारी था। सशस्त्र क्रांति के द्वारा, सशस्त्र क्रांति का अर्थ होता है पूरे शस्त्र के साथ, मतलब हथियार के साथ ही क्रांति करता था। दक्षिणी इटली के रियासतों, रियासत मतलब होता है राज्य। देखिए क्या होता है ना, कि पहले के राजा लोग जब होते थे ना, तो राजाओं के टाइम में रियासत ही होती थी। जैसे अभी क्या, अभी राज्य होता है कि हमारे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी राज्य हैं। पहले ऐसे ऐसे छोटे छोटे रियासत होते थे जहाँ पे राजा लोग राज करते थे। उनका एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करता था। ये चाहता था कि देश में राजतंत्र समाप्त हो जाए और गणतंत्र की स्थापना हो जाए। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, जो अभी हमारे देश में है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। देखिए, ये शब्द यहाँ पे जो है, इसको ध्यान से आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पीछे किताब में दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपके एग्जाम में ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो हम कहेंगे गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, नाय खेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? नाविक बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कोई पंडित जी बैठे हुए हैं, कोई नाय खेने वाला है, तो इसको हम लोग नाविक बोलेंगे। तो ये गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था, मतलब अपना जीवन शैली, अपना जीवन का टोटल काम जो किससे चलाता था, वो नाय खेकर चलाता था। और मेजिनी के विचारों का समर्थक था। जैसे कि इसके पहले हम लोग मेजिनी के बारे में पढ़े थे, तो उसके विचारों का ये समर्थक था। ये विचारों को, मतलब विचारों का समर्थक होने का अर्थ क्या होता है? मतलब वो जैसा सोचता था उसी तरह की सोच इनकी भी थी। परंतु बाद में काबूर, काबूर मतलब काउंट काबूर, जो प्रधानमंत्री था, के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। लेकिन कुछ समय बाद जब काबूर के संपर्क में आया, काबूर मतलब काउंट काबूर, यहाँ पे देख सकते हैं बैठा हुआ है। इसके पहले भी काउंट काबूर के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ भी पिक्चर आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो ये काउंट काबूर के प्रभाव में आया कौन? ये गैरीबाल्डी। ठीक है, जो पेशे से क्या था? एक नाविक था। तो पहले ये मेजिनी का पक्षधर था, मतलब मेजिनी के विचार के सहमत था, लेकिन बाद में चलकर जब ये काउंट काबूर से मिला तो ये उसके सोच के जैसा हो गया। मतलब ये भी राजतंत्र, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा ना कि राजतंत्र का पक्षधर बन गया। वो भी राजतंत्र के बारे में मतलब विश्वास करने लगा, उसे भी लगा कि चलो राजतंत्र ठीक है। राजतंत्र मतलब जहाँ पे राजाओं का शासन होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। जैसे कि अभी भी देख सकते हैं ना, ये राजा है और ये रानी है। ब्रिटेन, इंग्लैंड का ये मतलब ये रानी है और ये राजा है।
तो पहले राजा रानी होते थे, ठीक है ना, तो वो राजतंत्र कहलाता था। लेकिन अभी राजतंत्र हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र है। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। गैरीबाल्डी ने क्या किया कि जितने भी उसके कर्मचारी थे, जितने भी उसके अंदर काम करने वाले लोग थे और उनके जितने भी सेवक थे, उसको सेना बनाया और उसमें हथियार चलाना, हर प्रकार का हथियार चलाना जो उस समय उपलब्ध थे, सबको सिखाया और एक सेना तैयार की, ठीक है ना। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत, प्रांत मतलब होता है राज्य, सिसिली तथा नेपल्स, इटली में 2 राज्य सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। 2 राज्य हैं, उन पर ये क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी की समर्थक बन गई। और उस समय हुआ भी कि इन रियासतों में, मतलब सिसिली और नेपल्स के जो लोग थे, वे बुर्बो राजवंश के जो शासक था, निरंकुश शासक, उससे तंग होकर के ये गैरीबाल्डी का समर्थक बन गए। मतलब कि लोग भी चाहते थे कि राजा वाला सिस्टम हट जाए, लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, और गैरीबाल्डी जो था वो अच्छा व्यक्ति था, जिसके चलते लोग गैरीबाल्डी का समर्थक बन गए, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, एक क्रांतिकारी था। उसने अपनी सेना बनाई और सिसिली नेपल्स पर आक्रमण किया, उसे अपने अधिकार में लिया, लोग इसके समझ में आ गए, राजतंत्र का समझ गए, राजा रानी का शासन को राजतंत्र कहते हैं। और पहले ये लोकतंत्र को चाहता था, लेकिन बाद में जब ये काउंट काबूर के संपर्क में आया तो उसके बाद से ये राजतंत्र का पक्षधर बन गया। आगे देखते हैं। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की, मतलब सिसिली और नेपल्स को जीता और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी, तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। और विक्टर इमैनुअल जो था, इटली का जो शासक था, इसके पहले भी उसके बारे में हमने बताया था। विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, काउंट काबूर को। तो विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि का अर्थ होता है ना, जैसे कि देखिए देश में जो सरकार है, जैसे इस समय बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है, इसका अर्थ हुआ कि पूरे देश में सांसद जिस पार्टी के अधिक होते हैं उनकी सरकार बनती है। जैसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, मतलब मोदी जी पूरा देश का काम तो अकेले नहीं कर सकते हैं, वो हर जगह जाकर हर जिले का काम तो नहीं कर सकते हैं, तो हर एक स्टेज पे उनका एक आदमी है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि यहाँ पे जो सांसद हैं गोपालगंज जिले के, तो वो बीजेपी के प्रतिनिधि हुए, ठीक है ना। तो प्रतिनिधि के रूप का अर्थ हुआ कि मतलब कोई बड़ा राजा एक व्यक्ति को दे दिया कि इस हिस्से को, इस क्षेत्र को आप चलाओ, तो वो राजा का एक प्रतिनिधि कहलाता है। तो विक्टर इमैनुअल का एक प्रतिनिधि का काम करना शुरू कर दिया कौन, गैरीबाल्डी। वस्तुतः काबूर के विचारों गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे। देखिए मेन रूप से बात क्या था कि काउंट काबूर के विचार और गैरीबाल्डी का जो विचार था एक दूसरे से नहीं मिलते थे, परंतु काबूर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबूर ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। देखिए क्या था कि मतलब जो काउंट काबूर था, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी सोच और ये गैरीबाल्डी की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। लेकिन कहीं कहीं अपने हक में करने के लिए, अपने तरफ से करने के लिए, ये तो कूटनीति के बहुत ही था, तेज आदमी था, ये गैरीबाल्डी का हेल्प करता था दक्षिणी अभियान में। लेकिन धीरे धीरे अब ये दक्षिणी अभियान को जीतने के बाद ये क्या किया कि इटली की राजधानी जो रोम थी उस पर इसने आक्रमण करने की योजना बनाई, ये गैरीबाल्डी। अब ये चीज़ इस काउंट काबूर को अच्छे नहीं लगा, तो उसने इसका विरोध किया और पिडमाउंट की सेना इसके विरोध में भेज दी कि नहीं, रोम पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काउंट काबूर से हुई और उसी टाइम में पहली बार काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर की भेंट एक दूसरे से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। और उसके बाद जब इन दोनों के बीच बातचीत हुई तो इसके मन में जो रोम पर अटैक करने की सोच थी उसको उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। आते हैं अगले पैराग्राफ पे। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। यानी दक्षिणी अभियान में जितने भी इसने इटली का क्षेत्र जीता था, वो सभी का सभी क्षेत्र बिना किसी संधि के, बिना किसी शर्त के गैरीबाल्डी ने क्या किया, विक्टर इमैनुअल को उसे सौंप दिया। गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। अब गैरीबाल्डी से खुश हो गया कौन, तो विक्टर इमैनुअल। देख रहे हैं यहाँ पे, ये विक्टर इमैनुअल है, इसको जो
गैरिबाल्डी था वो जीता हुआ जितना भी क्षेत्र था सब दे दिया बिना किसी शर्त के। अब ये उस पर खुश हो गया और बोला कि तुम कुछ क्षेत्र के शासन करो। परंतु गैरिबाल्डी ने क्या किया कि विक्टर एमेनुअल के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था शासन करने का उसने उसे अस्वीकार कर दिया। मतलब उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई शासन नहीं करना है, बस मैं चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। मतलब उसने अपनी सारी संपत्ति, जितना भी उसके पास धन संपत्ति था, सब राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित का अर्थ हुआ अपने देश इटली को समर्पित कर दिया और किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ और वो एक साधारण सा किसान का जीवन जीने लगा। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। मतलब सही बात है, देखा जाए तो एक त्याग और बलिदान की ये भावना, अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश को लोकतंत्र बनाना और फिर सारी संपत्ति को जीतने के बाद देश को सौंप देना, तो ये बलिदान और त्याग नहीं तो क्या है। तो इस त्याग और बलिदान की भावना जो थी, इसका वर्णन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में खूब प्रचारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ हुआ कि जब हमारे देश के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो उस समय गैरिबाल्डी के द्वारा किए गए कार्य अपने देश के लिए और अपने देश के प्रति समर्पण का भावना का खूब प्रचार किया गया। ठीक है ना। आप लोग जब चैप्टर 4 में चलेंगे, पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी तरह आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, तो वहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश को आज़ादी कैसे मिली, टोटल चीज़ के बारे में वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही अभी यहाँ तक समझिए। तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय देख लीजिए, ये लाला लाजपत राय है और लाला लाजपत राय जी ने इसकी जीवनी लिखी। किसकी? तो गैरिबाल्डी की, कि कैसे वो एक मतलब राज्यों को जीतता है, फिर विक्टर इमैनुअल इस शासक को सौंप देता है और एक किसान की भांति, देख रहे हैं, किसान की भांति अपना जीवन यापन करता है। तो इस त्याग और बलिदान की बात लाला लाजपत राय जी ने लिखा था, उसकी पूरी जीवनी लिखे थे। लाला लाजपत राय जी वहीं थे जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है और इनकी हत्या कर दी गई, लाठी से मार मार कर इनके सर पे अंग्रेजों ने इनका सर फोड़ दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। और उसी का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सॉन्डर्स की हत्या करते हैं जिसने इनको मारा था। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक फिगर दिख रहा है, ये मंदिर है, सिसिली और नेपल्स में एक मंदिर है, वहीं का एक फोटो है ये। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या जाना कि गैरिबाल्डी जितना भी राज्य जीता था, जितना भी जगह जीता था, बिना किसी शर्त के राजा को सौंप देता है। राजा उसे शासक बनने का न्योता देता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है और एक साधारण से किसान की जिंदगी जीने लगता है, जिसके त्याग और बलिदान की बातें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में की जाती हैं और लाला लाजपत राय जी उसका जीवनी लिखते हैं। फिर आगे पैराग्राफ में है, 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। तो इस लाइन को भी याद रख लीजिएगा कि काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1862 में। और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। मतलब प्रयास तो किया कि इटली का एकीकरण हो जाए, लेकिन जब इटली का एकीकरण पूरी तरह से हुआ तो उतने दिन तक ये जीवित भी नहीं रहा। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। मतलब काबूर तो पूरा नहीं कर पाया, वो मर गया, लेकिन जो विक्टर इमैनुअल है वहाँ का जो शासक था उसने इटली का एकीकरण कर दिया। 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। याद रखिएगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच कब युद्ध हुआ था, तो 1870-71 में, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। पोप समझते हैं ना, आप लोगों को पहले ही बताया है कि पोप मतलब होता है पादरी लोग जो होते हैं ना, पुजारी लोग वहाँ पे, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है। तो राजा के पास यानी विक्टर इमैनुअल के पास उतनी क्षमता नहीं थी कि वो क्या करे, सुविधा प्रदान कर सके, सुरक्षा प्रदान कर सके, किसको, तो पोप लोगों को। ठीक है ना। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। यानी पोप जो था वो अपने आप को वेटिकन सिटी का जो किला था, अभी मैं आगे फोटो दिखाऊंगा उसका, उसमें उसने अपने आप को क्या कर लिया, बंद कर लिया।
इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई, और इमैनुअल ने ही रोम को इटली का राजधानी बनाया था। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया, लेकिन पोप को ये अच्छा नहीं लगा कि टोटल जगह पे अधिकार राजा का हो गया, विक्टर इमैनुअल का होगा, जबकि पोप अलग चाहता था कि उस पे राज उसका हो, ठीक है ना। लेकिन अभी तो मजबूरी में वो फंसा हुआ था। और देख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए किला, आप देख लीजिए, ये जो रजवाड़ा के जैसा दिख रहा है ना, ये वेटिकन सिटी का किला है। इसी किले के अंदर छुपा हुआ था कौन? पोप छुपा हुआ था। और ये जो सीन आप लोग देख रहे हैं, तो ये फ्रांस सॉरी इटली के कुछ जगह के सीन है, ठीक है ना। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ। मुसोलिनी, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, जो ये बाल झड़ा हुआ व्यक्ति है, ये मुसोलिनी है, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, हिटलर का टाइम का ही व्यक्ति था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, तो उस समय का ये इटली का नेतृत्व कर रहा था। तो आगे पढ़ेंगे हम। वैसे इसके बारे में 9th क्लास में हिटलर और मुसोलिनी के बारे में पढ़ाया जाता था। अगर 9th क्लास का इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो उसको अच्छे से समझे होंगे। वैसे इसमें भी पढ़ाया जाएगा 9th क्लास का। देखिए अभी नया चैनल है, 15 से 20 दिन स्टार्टिंग हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे सब्जेक्ट को अपलोड करने में। डेली टाइपिंग होता है, डेली वीडियो बनता है, एक दो तो बन ही जाता है। तो चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द सारी चीज़ का अपलोड कर दूँ। बस आप लोग इसी तरह साथ देते रहें। बहुत अच्छा, मतलब सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे खासे हो गए, मात्र 15-20 दिन में 200-250 सब्सक्राइबर हो गए। वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो बस इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए। जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया, मतलब जब ये बाद में आया, तो ये पोप देख रहे हैं नहीं, पादरी लोग जो होता है, तो इनके साथ इनका समझौता हो गया बाद में चलकर। लेकिन फिलहाल विक्टर इमैनुअल ने कोई इनकी सहायता नहीं की थी। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजीनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। तो हमने क्या जाना कि 1871 तक इटली का एकीकरण हो गया, जिसमें मुख्य भूमिका किनकी थी? मेजीनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे नेताओं की। इन सभी घटनाओं के गर्भ में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। और सबके बाद में यही देखा गया कि देश को आज़ादी वही लोग दिलाते हैं जिन्हें देश से प्रेम होता है, जिन्हें देश से लगाव होता है। चाहे वो देश इटली था, चाहे वो जर्मनी था, चाहे हमारा देश भारत था। जब तक देश के प्रति लगाव पैदा नहीं होगा तब तक उसके लिए हम लड़ नहीं सकते, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमें कभी आज़ादी मिलेगी नहीं। तो ये था हमारा इटली का ये गैरीबाल्डी के बारे में। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जर्मनी का एकीकरण। तो हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। पढ़ते हैं इसको। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। मतलब जो काम इटली में वहाँ के एकीकरण के लिए प्रयास हो रहे थे, उसी समय जर्मनी में भी एकीकरण का प्रयास चल रहा था। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। जर्मनी मध्यकाल में शारलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। मतलब मध्यकाल का समय का बात है, शारलमा नाम का कोई राजा था, उसने मतलब इटली को एक साथ एक ढांचे में बांध के रखा था। परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से खंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। देखिए मध्यकाल आधुनिक काल आप लोग समझते हैं, जैसे इतिहास 3 काल में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हम लोग इस समय जिस काल में उसको आधुनिक काल बोलते हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का टाइम था वो प्राचीन काल कहलाता है, मतलब ईसा पूर्व वाला। और उसके बीच वाला टाइम यानी अंग्रेजों के पहले का टाइम और चाणक्य के बाद वाला जो टाइम है, बीच वाला टाइम, उसको मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो मध्यकाल में इटली का एक राजा था शारलमा, उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण था। मतलब इटली एक संपन्न देश था, लेकिन बाद में धीरे धीरे टूट टूट कर लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बट गया था। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। मतलब ये लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से इनमें बहुत ही झगड़ा था, बहुत ही अलगाव था। उत्तर जर्मन राज्य में जहाँ प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। यानी जर्मनी में एक प्रसा राज्य है जो सबसे शक्तिशाली था, बाकी सब कमजोर है। उसी तरह वहाँ पे 2 धर्म के लोग, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक, ये 2 धर्म के लोग आपस में ही लड़ते रहते थे।
दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डाइट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे। मतलब उत्तर जर्मनी में प्रोटेस्टेंट थे और दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक थे, और इनका जो डाइट था वो जिंदा था। डाइट समझते हैं, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है पार्लियामेंट, संसद, तो वहाँ पे डाइट कहा जाता है, ठीक है। तो डाइट मतलब जहाँ पे सारे नेता लोग मिल के अपना मीटिंग करते हैं कि क्या करना है। उसी तरह कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग थे, वे लोग किसी एक जगह खड़े होते थे, मतलब मिलते थे और अपना प्रोग्राम बनाते थे कि कहाँ पे अब क्या क्या करना है, इसके आगे कौन कौन सा निर्णय लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लेकिन जो कैथोलिक थे, इनमें जर्मनी को एक करने का या किसी भी प्रकार का कोई भावना नहीं था दोनों धर्म में। जैसे ये देखिए, ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये भी पोप कहलाते थे, ये भी पोप है, लेकिन दोनों में अंतर ये था कि ये कैथोलिक धर्म वाले हैं और ये प्रोटेस्टेंट धर्म वाले हैं, ठीक है ना। इन दोनों में हमेशा मतलब लड़ाई चलता था, ये नहीं कि ये लोग देश के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे। और कैथोलिक वालों के पास अपनी डाइट थी। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये इंडिया का पार्लियामेंट है, मतलब संसद भवन है, वहाँ का पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ का है। तो इसी तरह वहाँ भी एक डाइट था, पार्लियामेंट था, जहाँ पे सभी लोग मिलते थे और मीटिंग्स करते थे। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। लेकिन जर्मनी का एकीकरण का अगर श्रेय, अगर सबसे पहले कार्य किसी को दिया जाता है कि किसने शुरू किया, तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट, जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में चैप्टर में ये देख रहे हैं पिक्चर ना, ये नेपोलियन बोनापार्ट है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि इसी ने जर्मनी का एकीकरण का प्रयास सबसे पहले स्टार्टिंग में किया। ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, लेकिन जब तक था लगभग 300 छोटे मोटे राज्यों को 39 राज्यों में सीमित कर दिया था, क्योंकि उसने 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। मतलब केवल ये मतलब नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने तो मेहनत किया ही, साथ ही वहाँ के बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, मतलब जो पढ़े लिखे थे लोग थे, किसान थे, कलाकार थे, जैसे हीगेल, कांट है, हम्बोल्ट है, जैकब ग्रीम है। सब ने मतलब जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। लोगों ने अपने देश से प्रेम दिखाया और देश को मतलब एकीकरण करने का प्रयास किया। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क, हीगेल, प्रसा का जो चांसलर था उसका नाम था बिस्मार्क, वह हीगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। हीगेल एक व्यक्ति था जिसके विचारों से वो प्रभावित था। अंदर्त ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाई। हर्देनबर्ग तथा नोबोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं के जीवन चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ाया दिया। नायक नायक मतलब हीरो हीरोइन, समझते हैं ना। तो मतलब हर तरह के लोग, किसान थे, चित्रकार थे, पढ़े लिखे लोग थे, हर तरह जो जिस तरह चाहा अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए अपना कार्य किया था। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुई। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों को भी योगदान था। देखिए, केवल यही लोग नहीं थे, बल्कि जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षा मतलब शिक्षक भी थे और विद्यार्थी भी थे, ये दोनों मिलकर काम किए थे। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना की। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि ब्रुसेनसेफ्ट नामक की स्थापना किसने की, तो कहेंगे शिक्षक और विद्यार्थी। जर्मनी के शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर इसे खोला था। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिख ने इसे आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कालस्वाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। ये देख रहे हैं ना, ये कॉलेज है, येना विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। यहीं के बच्चे थे ये। एक अब पहले भी इसका मंदिर दिखा चुके हैं, सिसली नेपल्स का, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आपका है ये कांट है, हम्बोल्ट है, ये शिक्षक लोग हैं, बच्चे हैं। और उसी तरह ये अंडर्ट है, अंडर्ट जिसने कविता लिख के लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाई। तो ये सारे लोगों ने हर तरह से प्रयास किया था ताकि जर्मनी का एकीकरण हो सके, ठीक है ना।
इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। मतलब कुछ लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने जाल्वेरिन नामक संस्था की स्थापना की, जिसने क्या किया कि लोगों में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का बढ़ावा दिया, मतलब लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य किया। ठीक है ना। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। सैक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। मतलब लोगों के अंदर, अब देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक आग होता है ना, एक ज्वाला होती है, वो भड़क चुकी थी। लोग चाहते थे नहीं, हमारे देश में अब ये राजतंत्र वाला सिस्टम समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की जाए। लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रिया प्रसा जो था, ये क्या करता था, इस आंदोलन को दबा देता था। जैसे अंग्रेज क्या करते थे कि हमारे देश में जब भी कोई आंदोलन करने के लिए शुरू करता था, जब भी कोई देशभक्त जगता था ताकि हमारा देश आज़ाद हो जाए, तो अंग्रेज उसे दबा देते थे, लेकिन अंततः उन्हें देश को छोड़ना ही पड़ा। तो वही हाल जर्मनी में भी होगा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मीटरनिख युग का अंत भी कर दिया। पढ़े थे इसके पहले भी कि जब मीटरनिख मर गया तो मीटरनिख युग का अंत हो गया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहाँ यह निर्णय लिया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। अब लोगों ने ये मीटिंग बुलाई और आपस में ये राय किया कि फ्रेडरिक विलियम जो एक व्यक्ति था, उसको यहाँ का शासक बनाया जाए और उसी के अधीन पूरे देश का क्या किया जाएगा, एकीकरण किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया गया। मतलब सबने सोचा कि अब धीरे धीरे यहाँ पे भले ही शासक फ्रेडरिक विलियम को बनाया जाए, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना भी की जाए। परंतु फ्रेडरिक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, लेकिन ऐसा फ्रेडरिक विलियम नहीं चाहता था, क्योंकि वो रूढ़िवादी विचार मतलब होता है पुराने सोच का व्यक्ति था। उसने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। मतलब फिर से आंदोलन हुआ, फिर से ऑस्ट्रिया प्रसा इसे मिलकर क्या करते हैं, दबा देते हैं। प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। मतलब इसी बीच विलियम फ्रेडरिक की मृत्यु हो गई और उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर जो आप देख रहे हैं, तो ये विलियम है, ठीक है ना। और ये देख रहे हैं, ये सब फ्रैंकफर्ट वाला जहाँ पे मतलब इन लोग मीटिंग किए थे जिस घर में, उस जगह का सीन है। सब देख सकते हैं वहाँ पे इटली, कुछ कुछ जर्मनी का सीन है कहीं कहीं का। तो मीटिंग चलती है और फिर क्या होता है देखिए। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई और साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिसने जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज किए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब विलियम ने यह क्या किया कि अपना जो चांसलर बनाया, उस किसको बनाया, बिस्मार्क को, ठीक है ना। अब बिस्मार्क के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के लाइन बाय लाइन सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होते हैं धीरे धीरे, वहाँ पे आप वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और इसी तरह मैं अच्छा वीडियो बनाते रहूँ। थैंक्स।